नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको राशियों के क्रम में जो 10वीं राशि होती है मकर राशि, उसकी जानकारी दूंगा कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष सन 2025 कैसा जाने वाला है, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको वार्षिक राशिफल से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएगी। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए राशिफल शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि यह वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आने वाला है और उस राहत की वजह होने वाले हैं आपकी ही राशि के जो स्वामी हैं शनिदेव। मित्रों, 17 जनवरी 2023 के बाद से जो मकर राशि के जातक हैं उनके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा था। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं स्वराशिस्थ होकर कुंभ राशि में। मित्रों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव यहां से निकल जाएंगे आपके दूसरे भाव से और ये तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे मीन राशि में, और वहीं से 29 मार्च 2025 से मकर राशि वाले जातकों पर से 7.5 का अंत हो जाएगा, जो 7.5 साल से आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। और ये सन 2017 से ये आपके ऊपर 7.5 लगी हुई थी। तकरीबन मुझे डेट याद है 26 जनवरी 2017 से। तो 29 मार्च को शनि की 7.5 आपको उतर जाएगी और बहुत बड़ी राहत आपको यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। वैसे तो अगर देखा जाए जो मकर राशि के जातक हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये अनुभव जरूर हुआ होगा। ये जो अंतिम चरण था जो 17 जनवरी 2023 को लगा था, इसमें बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि तो राशि के ही स्वामी होते हैं शनि आपके भी, और अपनी दूसरी जो स्वराशिस्थ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च तक यही है। तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आई होगी। हालांकि थोड़ा हेल्थ इश्यू आपको रहा होगा, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में दर्द हो या कोई चोट चपेट या दुर्घटना आदि के योग बने होंगे। बाकी ओवरऑल आपको शनि ने बहुत ज्यादा समस्या नहीं दी थी। हालांकि जो शनि की दृष्टि थी, जिसमें खास तौर पे जो तीसरी दृष्टि थी, उसने आपको माता के जो आपकी माता जी हैं उनको थोड़ा बहुत कष्ट दिया होगा हेल्थ संबंधी। साथ ही उनके साथ कुछ मतभेदों को भी इसने पैदा किया होगा जो 7.5 का अंतिम चरण था, क्योंकि नीच दृष्टि बन रही थी मेष राशि पर तीसरे भाव पर आपके। तो मित्रों, 29 मार्च के बाद आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल हो जाएंगी। शनि देव की बात कर रहा हूं। और वार्षिक राशिफल में जैसा कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी पिछले जो कुछ समय से राशिफल के क्रम में मैंने बनाया है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि 4 प्रमुख ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, उन्हीं 4 ग्रहों पर आधारित होता है 7.5 माफ कीजिएगा वार्षिक राशिफल। मित्रों, शनिदेव 29 मार्च को यहां से निकल जाएंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है शनिदेव से जुड़ी हुई, वो होता है शनि का वक्री काल। शनि का वक्री काल जो इस वर्ष रहने वाला है वो 13 जुलाई 2025 से और 28 नवंबर 2025 के मध्य रहेगा। मित्रों, इस वक्री काल में एक बार पुनः थोड़ा बहुत आपको समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि उल्टा चलेंगे। तो जब उल्टा चलेंगे तो आपके दूसरे भाव का भी फल देंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फिर से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7.5 का आपको एक बार पुनः प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि 28 नवंबर के बाद से शनि मार्गी होकर पुनः तीसरे भाव में जब गोचर करने लगेंगे तो फिर से आपको राहत दे देंगे। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको सतर्क रहना है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। मित्रों, जब 29 मार्च को यहाँ प्रवेश होगा तीसरे भाव में, यहाँ राहु पहले से विराजमान होंगे, क्योंकि राहु का तो गोचर चल ही रहा है तीसरे भाव में, और ये 18 मई 2025 तक भी रहने वाले हैं आपके। और मित्रों, तीसरे भाव में आपके काफी ग्रहों की युति होने वाली है। और जो मीन राशि, खास तौर पे मीन राशि में काफी ग्रह यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं, जिसमें राहु तो गोचर कर ही रहे हैं। 28 जनवरी 2025 को यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, जो आपके पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होते हैं, वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र और राहु की युति हो जाएगी। इसके बाद 14 मार्च को सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। इसके बाद 29 मार्च को ही वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जो मीन राशि में ही होगा। 29 मार्च को रात्रि में यहाँ पर शनिदेव भी आ जाएंगे आपके जो कुंभ राशि है, दूसरे भाव से निकलकर, और 7.5 का अंत हो जाएगा। और शनि भी आ जाएंगे, तो शनि और सूर्य का यहाँ पर पितृ दोष बनेगा। शनि राहु का पिशाच योग बन जाएगा। सूर्य राहु का ग्रहण दोष पहले से बना ही हुआ है। बुध भी यहाँ 7 मई तक रहने वाले हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं राहु के साथ युति से जड़त्व दोष बनेगा। और भाग्य स्थान में बैठे केतु की, जो कन्या राशि में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि रहेगी सभी ग्रहों पर। तो यहाँ पर तीसरे भाव में
इतने ज्यादा ग्रहों का एक साथ बैठना और इस तरीके के अशुभ योग बनना, पिशाच योग, पितृदोष, ग्रहण दोष, जड़त्व दोष, ये आपके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसका आपको पहले से मैं ध्यान करा दे रहा हूं। साथ ही आपको इस गोचर के दौरान देखेंगे कि आपका जो पराक्रम पुरुषार्थ है, कई बार आप कंफ्यूज रहेंगे कि उसको किस दिशा में ले जाना है। पिता के साथ भी कहीं ना कहीं मतभेदों को उजागर कर सकता है, जन्म दे सकता है, जो भाग्य स्थान पर दृष्टि बन रही है। धर्म कर्म में आपका कुछ मन हट जाएगा। बेवजह के टूर्स एंड ट्रेवल से इस गोचर के दौरान आप बचिएगा। खास तौर पे 18 मई 2025 तक, जब तक राहु आपके दूसरे भाव में नहीं चले जाते हैं कुंभ राशि में, क्योंकि ये जो स्थिति रहेगी यहाँ पर आपको ट्रैवल आदि करने से बचना चाहिए। खासतौर पे अननेसेसरी ट्रैवल, जैसे दोस्तों के यारों के साथ आप घूमने फिरने जाने से बचें। बहुत आवश्यक हो तभी कहीं जाएं किसी काम से, अन्यथा ना जाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए समस्यादायी हो सकता है। तो शनि की स्थिति मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि इस तरीके से रहने वाली। 7.5 आपको 29 मार्च को उतर जाएगी, बहुत बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। मित्रों, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, एकादश भाव, और जो दूसरा भाव होता है, माफ कीजिएगा, तीसरा भाव जो होता है धनु राशि के बाद मीन राशि जो दूसरी राशि होती है। माफ कीजिएगा, मैं एक चीज आपको भूल रहा हूँ। जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, धनु राशि के, और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। माफ कीजिएगा, बताने में गलती हो गई। तो 12वें और तीसरे के स्वामी होकर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और 4 फरवरी को ये मार्गी भी हो जाएंगे। 4 फरवरी तक वक्री भी हैं वर्ष की शुरुआत में। तो 14 मई तक वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य वृद्धि कारक बृहस्पति भी समय बनाए। खासतौर पे 4 फरवरी के बाद जो वो मार्गी हो जाएंगे तब और अच्छा आपके लिए समय शुरू हो जाएगा, और 14 मई 2025 तक वो यहाँ रहने वाले हैं। और लाभ में वृद्धि करें। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या टीचिंग जॉब करते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग। साथ ही जो लोग धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष का काम करते हैं, या जैसे अगर वकालत आदि का काम करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके लिए अच्छा समय। लाभ भाव पर दृष्टि है लगातार बृहस्पति, और लग्न पर दृष्टि डालकर जो 7.5 में कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही थी, बृहस्पति ने आपको काफी बचाव किया है, ये एक अच्छी बात थी। तो उसके बाद 14 मई को निकलेंगे, आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, विपरीत राजयोग बनने वाला है, क्योंकि 12वें और तीसरे के स्वामी होकर छठे में रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दे सकते हैं, इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जब छठे में बृहस्पति का गोचर चलेगा तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना, आपने वक्री चाल तो सुना है, एक अतिचारी चाल भी होती है ग्रहों की, जिसमें वो बहुत तेजी से चलते हुए अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं। वक्री में उल्टा चलते हैं और अतिचारी में जिस राशि में रहते हैं उससे अगली वाली राशि में बहुत तेजी से गोचर करते हुए चले जाते हैं। तो इस वर्ष जो बृहस्पति की स्थिति वो 3 राशियों में गोचर करेंगे। 14 मई तक वो वृषभ राशि में, 14 मई को मिथुन राशि में, और 18 अक्टूबर 2025 को अतिचारी होते हुए अपनी उच्च राशि कर्क में चले जाएंगे, अर्थात मकर राशि के सप्तम भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि में बैठेंगे और 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। 5 दिसंबर को एक बार पुनः वक्री चलते हुए वो फिर से आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो 14 मई तक स्थितियां बहुत अच्छी हैं। इसके बाद छठे भाव में आएंगे। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा ये दिक्कत देंगे, आपको कब्ज वगैरह या पाचन संबंधी समस्या, लीवर में आपको कुछ दिक्कत देखने को ज्यादा मिलेगी। और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फायदा दे सकते हैं। और दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, कार्यस्थल पर भी आपको जो कुछ समस्या आएंगी उसमें भी बृहस्पति राहत का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं उनकी दृष्टि में अमृत होता है। और दूसरे भाव पर देखेंगे तो वाणी आपकी थोड़ी प्रभावशाली रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस में आप कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे आपका ही मान सम्मान घट सकता है। इसके बाद 18 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आएंगे। ये अच्छा है आपके लिए, व्यापार में आपको विशेष लाभ हो, क्योंकि इनकी लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, लग्न पर दृष्टि रहेगी और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। तो लग्न पर जो दृष्टि है वहां पर राशि जो मकर बनती है बृहस्पति की नीच राशि होती है। थोड़ा बहुत आप कभी कभी ओवर स्मार्टनेस या ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बृहस्पति, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी ज्ञानी होना भी उसके लिए समस्या हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी ये भूल जाता है कि सामने वाले के सामने कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है। इन सब चीजों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो पहले से आपको बता दे रहे हैं, इन सब चीजों से आप बचिएगा तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपका ये बेहतर रखेंगे बृहस्पति, और ये जो स्थितियां हैं बेहतर हैं आपके लिए। इसके बाद फिर से वक्री होंगे और 5 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे। तो
ठीक है, बृहस्पति की स्थितियां आपके लिए पूरे वर्ष अच्छी है एक प्रकार से देखा जाए। इसके बाद अंत में राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु 18 मई तक तीसरे भाव में बहुत अच्छी स्थिति है, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे जब अकेले राहु थे 28 जनवरी से पहले तो स्थितियां ठीक थी। इसके बाद शुक्र आएंगे 28 जनवरी को, थोड़ा बहुत आपके चरित्र में कुछ दोष आ सकता है। फिर सूर्य आएंगे, ग्रहण दोष बनेगा, फिर वहां से छोटे भाई बहनों को दिक्कत हो सकती है। फिर शनि आएंगे, पितृदोष पिशाच योग बनेगा, तो पिता के साथ मतभेद, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित। फिर यहाँ बुध भी रहेंगे, तो कामों में आपके अटकना लटकना, तो ये सब चीजें दिक्कत आपको दे सकते हैं। साथ ही आपको डिसीजन लेने में समस्या होगा जड़त्व दोष से, इन सब चीजों से आपको दो चार होना पड़ेगा। इसके बाद राहु आपके 18 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। फिर दूसरे भाव में आएंगे, यहाँ पर कुंभ राशि में ही बैठेंगे और शनि का ही प्रभाव राहु देते हैं, और अष्टम में आपके जो है केतु आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या है कि राहु दूसरे भाव में बैठने व्यक्ति को चतुर चालाक बनाते, ये केन प्रकार है, कैसे काम अपना निकालना है, कैसे धन कमाना है, शॉर्टकट वगैरह भी आप अपनाने का काम करेंगे इस गोचर के दौरान, जिससे आपको बचना चाहिए। अन्यथा आपको ये राहु इसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंसा सकता है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि है, शत्रु वगैरह भी आप बना लेंगे अपनी वाणी के माध्यम से, इसका आप ध्यान रखिएगा। और दशम भाव पर जो राहु की दृष्टि है, तो आप अपने दिमाग से, अपने टेक्निकलिटी से अपने काम को कैसे करवाना है, वो इतना आपको बुद्धि राहु दे देगा। चालाक चतुर और शातिर बनाता है राहु। लेकिन अष्टम में जो केतु की जो गोचर रहेगा 18 मई के बाद से, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है, पाइल्स आदि की समस्या आपको दे सकता है, और गुप्तांगों में कुछ समस्या दे सकता है। तो हाइजीन वगैरह का ख्याल रखा कीजिए। और कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में ये दिक्कत आपको देगा केतु, लेकिन जो छठे भाव में बृहस्पति का गोचर चलेगा 14 मई से और 18 अक्टूबर तक, वो द्वादश पे दृष्टि डालकर केतु की दृष्टि को काउंटर करेगा, ये अच्छी बात रहेगी। और फोर्थ हाउस पर जो केतु की दृष्टि माता के स्वास्थ्य को ही प्रभावित करने का काम करेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। और किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय या प्रॉपर्टी को बेचते आदि समय बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि केतु की 18 मई के बाद से जो दृष्टि रहेगी, थोड़ा बहुत आपको फ्लक्चुएशन दे सकता है, डिसीजन लेने में दिक्कत दे सकता है। अभी कभी कोई ऐसी डील सामने आपको आ सकती है जो आप जिसमें इन्वेस्ट करेंगे और बाद में आपको धोखा हो सकता है। तो जैसे किसी को आप डाउन पेमेंट देते हैं या पहले से अगर आप कोई बयाना वगैरह दे देते हैं, इन सब चीजों से आप बचिएगा और बहुत ध्यान से काम कीजिएगा, वरना ये आपको दिक्कत देगा। तो मकर राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर वर्ष देखें तो काफी फायदेमंद है। बृहस्पति की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। 29 मार्च के बाद से शनि की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि 7.5 आपकी उतर जाएगी। लेकिन आपको बता दें 3 जून 2027 को जब शनि नीच राशि में, मेष राशि में प्रवेश करेंगे आपके फोर्थ हाउस में, वहां से आपको एक बार फिर से शनि की ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा अगले 2.5 साल। तो ये 2.5 साल आपको थोड़ा राहत रहेगा, फिर 3 जून 2027 से ढैया लग जाएगी। तो शनि की स्थिति अच्छी है, लेकिन वक्री काल में थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि फिर से 7.5 का थोड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। डेट बता दे रहा हूँ 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। बाकी स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर है इस वर्ष। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। तो अभी 29 मार्च तक शनि की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, और 7.5 का अंतिम चरण अभी चल रहा है 29 मार्च तक। तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में दीपक जलाया कीजिए, अच्छा रहेगा। वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार प्रदक्षिणा कीजिए। और शनि का मंत्र ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जाप कर सकता है। और भगवान शिव की पूजा उपासना किया कीजिए, और हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, क्योंकि सप्तम भाव में जो मंगल है वो वैवाहिक जीवन के स्वामी होकर 21 जनवरी तक नीच राशि में, फिर 3 अप्रैल से लेकर और 7 जून तक फिर से नीच राशि में रहेंगे, और मांगलिक दोष भी बनाए रहेंगे। तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। और फिर 7 जून से और 28 जुलाई तक अष्टम भाव में रहेंगे मार्केश होकर। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप पूरे वर्ष करते रहिए, तो आपके लिए मंगल की जो स्थितियां डावाडोल हो रही हैं 26 जुलाई तक, खासतौर पर 28 जुलाई तक, वो आपको कहीं ना कहीं राहत देगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको इस वार्षिक राशिफल की सीरीज की अंतिम राशि मीन राशि का राशिफल लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।